हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक करने वाले हैं प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग समझेंगे यहाँ से, और एक भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक को कवर करने के बाद प्रियम्बल से रिलेटेड नहीं रहने वाला। आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ रनिंग हैंड नोट्स अपनी नोटबुक में बनाने हैं। एक पेन और एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए और थोड़ी सी डेडिकेशन, जिससे आपको ये टॉपिक आसानी से समझ आ जाए। बहुत आसान सा टॉपिक है, आओ इसे समझते हैं। प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना कहाँ से आई, कहाँ से इसका आगाज होता है, इन सब चीजों के बारे में हम जानते हैं। पहले तो देख लेते हैं ये प्रियम्बल कैसी दिखती है, क्या होता है प्रियम्बल। इसको देखो, ये आपको जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इसको हम भारत की उद्देशिका हिंदी में कहते हैं और प्रियम्बल अंग्रेजी में कहते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होगे भारत की उद्देशिका, या मैं कह दूं भारत का प्रियम्बल। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो भारत के संविधान की उद्देशिका। क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारत को एक सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नेशन बनाना चाहते हैं। कैसा बनाना चाहते हैं, हिंदी में देख लेते हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य और प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा? हमें न्याय मिलेगा, यानी कि हमें जस्टिस मिलेगा। हमको स्वतंत्रता मिलेगी, यानी कि हमें लिबर्टी मिलेगी। हमको समता यानी कि इक्वालिटी मिलेगी। और जिस वजह से हम सब लोग एक एकता यानी कि यूनिटी और अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी से बंधे रहेंगे। और ऐसा संविधान तैयार करके हम उस संविधान को 26 नवंबर 1949 यानी कि 26 ऑफ नवंबर 1949 को हम अपने आप को सौंपते हैं, यानी कि हम अपने आप को ये संविधान देते हैं। इस लाइन से क्या पता लगता है? अपने आप को, यानी भारत लोकतंत्र है। भारत के अंदर जो संविधान है वो भारत के ही लोगों ने बनाया है और भारत के लोगों के लिए ही बनाया है। कहने का मतलब क्या है? मतलब हमने जो रूल्स बनाए हैं वो हमारे लिए ही है और हम ही ने ही बनाए हैं। हमारे ऊपर कोई विदेशी शक्ति नहीं आई थी जिसने ये रूल्स हमारे लिए बनाए हैं। ठीक है, एक एक करके सब चीजों को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको सिर्फ बताया है उद्देशिका कैसे दिखती है। आप जब भी कोई एनसीईआरटी किताब खोलोगे उसके पहले पेज पे आपको प्रियम्बल बनी हुई दिखी जाएगी। ठीक है, वो लिखा होता है पूरा, और आप लोगों को भारतीय होने के नाते ये पूरा याद भी होना चाहिए। अब समझते हैं इसके की फैक्टर्स जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। देखो भाई, जो प्रियम्बल का आइडिया है, अगर क्वेश्चन बन जाए कि भारत ने प्रियम्बल का आइडिया कौन से देश से लिया, आप बताओगे हमने आइडिया कहां से लिया? हमने आइडिया यूएसए से लिया। यूएसए दुनिया का वो पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। एक तो ये दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, और ऐसा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने सबसे पहली बार अपने संविधान में प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना को ऐड किया। यूएसए वो पहला देश था जिसने अपने संविधान से पहले प्रियम्बल को जोड़ा, यानी प्रस्तावना को जोड़ा। अब जब भीमराव अंबेडकर, या मैं कहूं पूरे संवैधानिक सभा, हमारे संविधान को बनाने की बात कर रही थी, तो होता क्या है, 60 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन की समरी लेके आई जाती है हमारी एडवाइजर कमेटी के द्वारा, हमारी परामर्शीय समिति के द्वारा, और पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को वो 60 देशों का संविधान 3 वॉल्यूम में बांट दिया जाता है और सब लोगों को एक एक कॉपी दे दी जाती है। और क्या कहा जाता है कि इसको पढ़ के आओ और फिर इसके ऊपर चर्चा होगी, इसके ऊपर बहस होगी, इसके ऊपर डिस्कशन होगी। वहां पे देखा गया कि यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस का जो संविधान है, वहां पे एक बहुत ही गजब की चीज लिखी हुई है जिसको नाम उन्होंने दे रखा है प्रियम्बल। उनकी प्रस्तावना की शुरुआत कैसे है? वी द पीपल ऑफ यूएसए। हमारी प्रस्तावना की शुरुआत कैसे है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। वो कहते हैं हम यूएसए के लोग। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? तो हमने आइडिया कहां से लिया? हमने आइडिया यूएसए से लिया। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि क्या यूएसए से हमने एज इट इज कॉपी कर लिया? क्या यूएसए जैसा जैसा करता गया, क्या हम भी वैसा वैसा करते गए? इसको समझना, हमने क्या बदलाव किया। यूएसए ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यूएसए ने जो ऐड किया प्रियम्बल को, वो बिल्कुल बिगिनिंग में ऐड किया, यानी संविधान के शुरू होने से पहले उनके एक पेज दिखेगा आपको और उसको वो प्रियम्बल कह रहे हैं। जबकि भारत ने क्या किया?
इंडिया ने क्या किया, पूरा संविधान लिखने के बाद इन द एंड यानी कि अंत में इस प्रियम्बल को शामिल किया। भारत के संविधान की किताब जब खत्म हो जाती है, बिल्कुल एंड वाला जो पेज मिलेगा आपको वो प्रियम्बल होगा, और यूएसए के अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग में इस प्रियम्बल को शामिल किया गया है, इस प्रियम्बल को ऐड किया गया है। ठीक है, यह एक बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों के बीच में है। ऐसा क्यों है, इसको अभी आगे जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे आपको समझ आता रहेगा। तो हमने पढ़ लिया कि हमने आइडिया कौन से देश से लिया, आप कहोगे हमने आइडिया यूएसए से लिया। ठीक है, फिर ये शब्द आप देख रहे हो, एक उद्देश्य प्रस्ताव, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इसकी क्या कहानी है इसको समझना। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, इसकी क्या कहानी है इसको जानो। देखो क्या होता है, हमारी संवैधानिक सभा की पहली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग कब होती है? हमारी संवैधानिक सभा की पहली मीटिंग 9 दिसंबर को शुरू होती है। इस दिन हम क्या करते हैं, अपना इंटरिम प्रेसिडेंट चुन लेते हैं, जैसा हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में समझ लिया था। इसके बाद 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग होती है। अब जितने भी भारत के लोग थे, यानी जितने भी भारतीय थे, वो चिंतित हैं, वो टेंशन में है। किस टेंशन में है? कि हमने ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना तो दी, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे कैसा भारत तैयार कर देगी, कहीं सत्यानाश तो नहीं कर देगी हमारी आज़ादी का। ये आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है, कहीं ये सब लोग मिलके, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग मिलके हमारी आज़ादी का सत्यानाश तो नहीं कर देंगे, हमको फिर से बंधक तो नहीं बना देंगे। भारतीयों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, बहुत सारी चिंता उठ रही है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपसे, या मैं कहूँ मुझसे, मेरा नाम पायल, मुझसे किसी ने ये कहा कि आप ना मुझे 10 करोड़ रुपए दे दो, मैं एक बिजनेस में इस पैसे को लगाऊंगा या लगाऊंगी और आपको प्रॉफिट दूंगी। मान लीजिए आप मुझसे ये कह रहे हो कि मैडम मुझे 10 करोड़ रुपए दे दो, हम एक बिजनेस करेंगे और इस बिजनेस से 100% हमें प्रॉफिट ही होगा और उस प्रॉफिट का हिस्सा हम आपको देंगे। अब अपने 10 करोड़ रुपए जो इतनी मेहनत से मैंने कमाए हैं, उनको देने से पहले मैं आपसे ये तो पूछूंगी कि मुझे आइडिया तो दे, ऐसा क्या बिजनेस कर रहे हो, मुझे एक रोड मैप बना के तो दो कि आपका प्लान क्या है, आपका आइडिया क्या है, आप करना क्या चाहते हो। मैं आपसे इतना तो पूछूंगी। ऐसे ही भारत के लोग नेहरू जी से पूछेंगे कि नेहरू जी, हमने आजादी तो ले ली और आजादी के बाद ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संवैधानिक सभा भी बना दी, लेकिन ये संवैधानिक सभा मिलके जो ये 389 लोग हमने चुने हैं, ये 389 लोग मिलके भारत का क्या हाल करने वाले हैं, हमको एक रोड मैप तो दो, हमको एक आइडिया तो दो। तो ये सारी बातों को सुनते हुए नेहरू जी ने क्या किया, नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को एक पेज बनाया, एक कागज बनाया, उस कागज को नाम दिया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। क्या नाम दिया? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव, हिंदी वाले क्या कहेंगे इसको, उद्देश्य प्रस्ताव। इस कागज पे क्या लिखा हुआ था? इस कागज पे लिखा हुआ है भारतीयों के लिए कि देखो हम ऐसा भारत बनाने वाले हैं, मेरा ये आइडिया है, हम ऐसा भारत बनाने वाले हैं। ये सारी बातें नेहरू जी बता रहे हैं भारतीयों को कि तुम घबराओ मत, गलत हाथों में आपने स्वतंत्रता नहीं दी है, हम भारत को लोकतांत्रिक बनाएंगे यानी कि डेमोक्रेटिक बनाएंगे, हम भारत को डेमोक्रेटिक बनाएंगे, हम भारत को रिपब्लिक बनाएंगे, हम भारत को सेक्युलर बनाएंगे, धर्मनिरपेक्ष, जहां सब धर्म बराबर हैं, और हम ऐसा भारत ले आएंगे जहां पे सभी को न्याय मिलेगा, हम ऐसा भारत ले आएंगे जहां पे सब लिबरल हैं, सब स्वतंत्र हैं, सब आजाद हैं, अपने तरीके से सब लोग काम कर रहे हैं। इस तरीके से नेहरू जी ने आने वाले समय का एक रोड मैप तैयार करके दे दिया लोगों को, और इस रोड मैप को क्या नाम दे दिया? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। यानी मेरा उद्देश्य ये है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मैं ऐसा भारत बनाना चाहता हूं। ये नेहरू जी का एक विचार है, नेहरू जी का एक विजन है। ये विजन पूरा होगा या नहीं होगा इसको आगे देखेंगे, लेकिन इस पेज को क्या नाम दे दिया? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये बात उम्मीद करती हूं आपको समझ आ गई। पेपर के लिए हमको क्या याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किस दिन इंट्रोड्यूस हुआ, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किस दिन इंट्रोड्यूस हुआ, यानी ये प्रस्तुत किस दिन हुआ। आप बताओगे 13 दिसंबर 1946 को ये इंट्रोड्यूस्ड होता है। अब इंट्रोड्यूस तो हो गया,
सब लोगों को बता दिया कि नेहरू जी का ये विचार है, नेहरू जी ऐसा भारत चाहते हैं। अब संवैधानिक सभा में बहस चल रही है। अब उस बहस के अंदर एक और व्यक्ति का इंतजार किया जा रहा है जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान की मांग को लेके अड़े हुए हैं अपनी जिद पे। और जिन्ना जी को क्या कहा कि आप 21 जनवरी 1947 तक हमको फाइनल करके बताओ कि आपको भारत के साथ मिलना है या नहीं मिलना है। 21 जनवरी 1947 तक मोहम्मद अली जिन्ना का फाइनल डिसीजन आ चुका था कि हमको तो पाकिस्तान ही चाहिए, ठीक है, हमको पाकिस्तान ही चाहिए, हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं रहेंगे। और हम लोगों ने क्या किया, 22 जनवरी 1947 को, 22 ऑफ जनवरी 1947 को ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, उद्देश्य प्रस्ताव था जो, इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि इसको स्वीकार कर लिया कि हम नेहरू जी के इस विजन का आदर करते हैं, हम नेहरू जी के इस विजन को स्वीकार करते हैं। समझ गए? इंट्रोड्यूस कब हुआ आप बताओगे? 13 दिसंबर 1946, 13 ऑफ दिसंबर 1946। और ये एक्सेप्ट किस दिन होता है? ये एक्सेप्ट होता है 22 जनवरी 1947 को। तीन बातें हमने जानी। आइडिया कहां से लिया? यूएसए से लिया। इंट्रोड्यूस कब हुआ? 13 दिसंबर 1946। एक्सेप्ट कब हुआ? 22 जनवरी 1947। ठीक है, तीन फैक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, देखो जो नेहरू जी है ना, नेहरू जी तीन चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित है, समझना इस बात को। एक प्रभावित है फिलाडेल्फिया कन्वेंशन। किससे? फिलाडेल्फिया कन्वेंशन। आजकल डीप में क्वेश्चन बनने लगे हैं, हम लोग हर चीज को बारीकी से समझेंगे। 1776। दूसरा प्रभावित है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। तीसरा प्रभावित है ये रशियन रिवॉल्यूशन, रूस की क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन 1917। तीन चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे नेहरू जी। फिलाडेल्फिया कन्वेंशन क्या है? ये वो कन्वेंशन है जिस कन्वेंशन के अनुसार 50 देशों ने एग्रीमेंट करके यूएसए देश बनाया। अभी बताऊंगी मैं आगे यूएसए देश कैसे बना। 50 देशों ने आपस में एग्रीमेंट किया कि हम सब मिलते हैं और आओ यूएसए बनाते हैं। इसमें जैसे कैलिफोर्निया होगा, फ्लोरिडा हो गया, जितने भी देश आप देखते हो, टेक्सास है, ये जितने भी 50 राज्य हैं यूएसए के, इन सभी लोगों ने आपस में एक कन्वेंशन किया, एक एग्रीमेंट किया और कहा हम सब मिलके अब यूएसए बनाएंगे, यानी सब लोग मिलके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहलाएंगे। ये कहां पे बातें चल रही है? फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में चल रही है। और इसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। नेहरू जी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। दूसरा इन्फ्लुएंस नेहरू जी को और भीमराव अंबेडकर दोनों ही बहुत ज्यादा प्रभावित थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित होने की वजह से हमने अपनी प्रियम्बल में 3 शब्दों को ऐड किया। कौन कौन से 3 शब्द? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। कौन से 3 शब्द फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी को कहा जाता है स्वतंत्रता। लिबर्टी को क्या कहा जाता है? स्वतंत्रता। इक्वालिटी को क्या कहा जाता है? समानता या समता। और फ्रेटर्निटी को कहा जाता है बच्चों बंधुत्व। क्या कहा जाता है डियर? बंधुत्व। ये 3 शब्द हम लोगों ने कहां से लिए? ये 3 शब्द हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए, फ्रांस की क्रांति से लिए। उसके बाद हम रशियन रिवॉल्यूशन से भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे और रशिया के रिवॉल्यूशन से, रूस की क्रांति से हम लोगों ने न्याय शब्द लिया। कौन सा शब्द लिया? जस्टिस शब्द लिया गया। 3 तरीके के जस्टिस की बात होती है भारत के प्रियम्बल में: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। सामाजिक जस्टिस, आर्थिक जस्टिस और राजनीतिक जस्टिस। 3 तरीके के जस्टिस की भारत में बात होती है, 3 तरीके के न्याय की भारत में बात होती है। इन सब चीजों को अभी आगे स्लाइड्स में भी आप लोग देखोगे। अभी मैं आपको सिर्फ बेस बता रही हूं कि नेहरू जी का जो ये विचार था ये किन 3 चीजों से इन्फ्लुएंस्ड था। ये क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला आप बताओगे फिलाडेल्फिया कन्वेंशन जो 1776 में अमेरिका के अंदर हो रही है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में हुआ है, रशियन रिवॉल्यूशन जो 1917 में हुआ है। रशिया से भारत ने कौन सा शब्द लिया? आप बताओगे न्याय यानी कि जस्टिस। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भारत ने कौन सा शब्द लिया? आप बताओगे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी यानी स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। ये 3 शब्द हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए हैं।
ठीक है, समझ गए इतना? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम कहां से इन्फ्लुएंस हैं इसको समझें। इन्फ्लुएंस्ड बाय उद्देश्य प्रस्ताव और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ध्यान दोगे मैडम, ये ऑस्ट्रेलिया का क्या पंगा आ गया। हम जो प्रियम्बल लिखते हैं और 13 दिसंबर को जो नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव बताया था, उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो 13 दिसंबर 1947 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव बताया था, उसमें नेहरू जी ने अपना आइडिया डाला था। जैसे जैसे संविधान बनता रहा, आगे पटरी बढ़ती गई, बी.आर. अम्बेडकर ने उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड कर दी और प्रियम्बल एक नई ही चीज बन के निकल के आ गया। कहा तो यही जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के शब्दों को तोड़ मरोड़ करके ही प्रियम्बल बनाया गया है, लेकिन जब आप हकीकत में दोनों को गहराई से पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों में दिखेगा। हमें सिर्फ अपने पेपर के लिए इतनी सी बात जाननी है कि जो प्रियम्बल है वो किन किन चीजों से प्रभावित होता है। आप बताओगे, एक तो उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से हमने कुछ शब्दों को कॉपी किया है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहां से हमने अपने प्रस्तावना की, अपनी प्रियम्बल की लैंग्वेज ली है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भारत ने प्रियम्बल की लैंग्वेज कहां से ली है, आप बताओगे ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने प्रियम्बल की लैंग्वेज, प्रियम्बल की भाषा ली है। और अगर हम लोगों से कोई पूछ ले भारत की प्रस्तावना का सोर्स क्या है, भारत की प्रस्तावना का स्रोत क्या है, आप बताओगे उद्देश्य प्रस्ताव जो नेहरू जी 13 दिसंबर 1946 को पास करते हैं। अब आपको मैं बता दूं, फिर से रिकॉल करा दूं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किस दिन आया, आप बताओगे 13 दिसंबर 1946 को आया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किस दिन एक्सेप्ट हुआ, 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन लेके आता है, जवाहरलाल नेहरू लेके आते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किन 3 चीजों से इन्फ्लुएंस्ड है, आप बताओगे फिलाडेल्फिया कन्वेंशन पहला जो 1776 में हो रही है, दूसरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में हो रही है, तीसरा रशियन रिवॉल्यूशन जो 1917 में हो रही है। ये बात हमने की ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की। इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को तोड़ मरोड़ करके प्रियम्बल बनाया गया। यानी प्रियम्बल किससे प्रभावित है, प्रियम्बल किससे इन्फ्लुएंस्ड है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से और ऑस्ट्रेलिया की सरकार से, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, हमने अपने प्रियम्बल की लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। ठीक है, ये स्लाइड की एक एक चीज हम लोगों ने समझ ली। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, अगर पूछता है आइडिया कहां से लिया, आप बताओगे यूएसए से। अगर पूछता है लैंग्वेज कहां से ली, आप बताओगे ऑस्ट्रेलिया से। अगर पूछा जाता है कि सोर्स क्या है प्रियम्बल का या स्रोत क्या है, आप बताओगे उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने क्लियर कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है। अब बिल्कुल मैं आपको पीछे लेके जाना चाहती हूं। ठीक है, पीछे क्या जो हमने याद किया है उन्हीं पे ही डिपेंड करता है। शुरुआत कहां से होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मैं आपको बता रही हूं कि प्रियम्बल के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, प्रियम्बल के तत्व कौन कौन से हैं, प्रियम्बल में क्या क्या बातें बताई गई है। प्रियम्बल में मेनली 4 बातें बताई गई है। सबसे पहली बात बताई है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यानी कि हमारी संविधान का स्रोत क्या है, संविधान किसने बनाया है, संविधान का स्रोत क्या है, ये बात लिखी हुई है सबसे पहले हमारे प्रस्तावना के अंदर। दूसरी बात लिखी गई है कि भारत का नेचर कैसे होने वाला है, भारत कैसा बनने वाला है, भारत का स्वभाव क्या है। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि भारत का उद्देश्य क्या है, भारत का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसा नेचर लेके भारत क्या प्रूव करना चाहता है, भारत का उद्देश्य क्या है। और चौथी चीज लिखी हुई है कि किस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, हमने अपना संविधान किस दिन अंगीकार किया, यानी कि हमने किस दिन अडॉप्ट किया। ये 4 बातें यहाँ पे लिखी हुई है, प्रस्तावना में 4 बातें लिखी हुई है। अब आप कहोगे मैम हमें तो दिखा नहीं कहाँ लिखा हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको। संविधान का स्रोत यानी सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत के लोग ही भारत के संविधान को बनाने वाले हैं।
इसीलिए तो हमको लोकतंत्रात्मक कहा है, हमको डेमोक्रेटिक कहा है, जहां लोगों का रूल चल रहा है, लोगों के द्वारा बनाया गया, लोगों के लिए बनाया गया, लोगों का रूल चल रहा है। ठीक है, हमारा ही रूल चल रहा है, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। सोर्स क्या है संविधान का? हम हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। सबसे पहली लाइन और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कहां से कॉपी की? यूएसए से कॉपी की। यूएसए में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ यूएसए, हमने लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। दूसरा, भारत का नेचर कैसा है? भारत का नेचर डेमोक्रेटिक है। भारत कैसा है? भारत डेमोक्रेटिक है, भारत रिपब्लिक है, भारत सेक्युलर है। ठीक है, भारत सोशलिस्ट है, भारत सोशलिस्ट है। ठीक है, भारत डेमोक्रेटिक है, भारत रिपब्लिक है, भारत सेक्युलर है, भारत सोशलिस्ट है, भारत सोवरन है। इनको हिंदी में क्या कहा जाता है वो देख लो। भारत लोकतंत्रात्मक है, लोकतंत्र है। भारत गणराज्य है। ठीक है, भारत गणराज्य है। भारत पंथ निरपेक्ष है, हमारे देश में सारे धर्म बिल्कुल बराबर है। भारत समाजवाद है, समाजवादी है। ठीक है, भारत संप्रभु संपन्न है। अब इन शब्दों के मतलब क्या होते हैं ये आने वाली स्लाइड्स में हमें समझ आएगा। भारत संप्रभु संपन्न है, सोवरन है। ये हमारा नेचर है, भारत का नेचर है। भारत कैसा है? जैसे आपसे कोई पूछ ले आप कैसे हो, आप अपना नेचर बताओगे कि मुझे ना म्यूजिक पसंद है, मैं ज़्यादा गुस्सा नहीं करता, या मुझे एकदम से बहुत गुस्सा आ जाता है, मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर बियर नहीं कर पाता। आप अपना नेचर बता रहे हो। ऐसे ही ये भारत का नेचर है। ठीक है, उसके बाद भारत का ऑब्जेक्टिव क्या है, भारत का उद्देश्य क्या है? ऐसे नेचर से भारत खुद में क्या प्रूव करना चाहता है? भारत का उद्देश्य क्या है? भारत का उद्देश्य है भारत जस्टिस लाना चाहता है, न्याय लाना चाहता है। ठीक है, भारत इक्वालिटी लाना चाहता है, इक्वालिटी लाना चाहता है, भारत जस्टिस लाना चाहता है। ठीक है, और भारत फ्रेटर्निटी चाहता है कि हर व्यक्ति एक दूसरे को भाई समझे, भाईचारा रहे भारत में। ये तीन हमारे उद्देश्य है, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी। हम चाहते हैं हर कोई स्वतंत्र रहे। ठीक है, हर कोई लिबर्टी के साथ रहे, हर कोई स्वतंत्रता से जिए। किस दिन हमने अपना संविधान अंगीकार किया, किस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया? आप बताओगे 26 नवंबर 1949 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अंगीकार कर लिया, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो हमारे प्रियम्बल के 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। कौन कौन से? सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और किस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार किया है यानी अंगीकार किया है। ये चीजें हम लोगों ने समझी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे स्लाइड पे दिखी हुई मिल रही है कि हमारा सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा नेचर क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, और अंगीकार की तिथि क्या है, यानी कि हम लोगों ने किस दिन इसको अडॉप्ट किया है। ये ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार है, ये ग्रिगोरियन यानी कि अंग्रेजों वाले कैलेंडर के अनुसार है। भारतीय जो हिंदू धर्म का कैलेंडर होता है, जो हिंदू कैलेंडर होता है, जैसे हिंदू नव वर्ष जो है न्यू ईयर 1 अप्रैल को मनाया जाता है, चैत्र के महीने को अपनाया जाता है। ऐसे ही हिंदू कैलेंडर में 26 नवंबर 1949 की डेट को क्या लिखा हुआ है? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। पेपर में कभी नहीं पूछा, पर कभी आ जाए तो आप दिमाग में जरूर रखना कि मैम ने ऐसा कोई जिक्र तो किया था। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने प्रियम्बल के बारे में अभी तक पढ़ ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन ये उठते हैं कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है? सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई किया कि यस, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल संविधान का भाग है। फिर ये बात उठी, क्या प्रियम्बल में हम बदलाव कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने फिर से क्लैरिफाई किया कि यस, वी कैन अमेंड प्रियम्बल, हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं, संशोधन इसमें कर सकते हैं। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में ये डिक्लेरेशन दिया, मैडम इंदिरा गांधी ने, यानी जो हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी, द देन प्राइम मिनिस्टर मैडम इंदिरा गांधी, उन्होंने 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक संशोधन किया, एक अमेंडमेंट किया, और वो अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इस 1976 से भारत के संविधान में 3 शब्द ऐड कर दिए।
कौन कौन से 3 शब्द ऐड कर दिए? सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद, सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद, सेक्युलर यानी कि पंथ निरपेक्ष। ये 2 शब्द हमने प्रियम्बल के फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ऐड किए, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ऐड किए। ठीक है, कभी कभी पैराग्राफ पूछ लेते हैं कौन से पैराग्राफ में ऐड किए। और जो तीसरा शब्द हमने ऐड किया दैट वाज इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता। ये 3 शब्द संविधान के अंदर यानी प्रस्तावना के अंदर, प्रियम्बल के अंदर ऐड किए गए और आज तक केवल एक ही बार हमारी प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुई है। 3 शब्द ऐड किए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी यानी समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इंटीग्रिटी शब्द 6th पैराग्राफ में ऐड हुए। अब ऐसा क्या हुआ था कि 1976 के अंदर ही ये 3 शब्द ऐड किए गए, और यही 3 शब्द क्यों ऐड किए गए अब उनको जानते हैं। ठीक है, आओ मेरे साथ थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि 1976 में ऐसा क्या चल रहा था कि ये 3 शब्द 76 में ऐड करने पड़े, और 76 में ही क्यों। 1971 का समय चल रहा है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए। आप सब लोग इस बात को जानते हो, सबने बॉर्डर मूवी देखी है। 1971 में युद्ध चलता है बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए। इसी 1971 में भारत और रूस के बीच में, भारत और रशिया के बीच में फ्रेंडशिप ट्रिटी साइन होती है। फ्रेंडशिप ट्रिटी साइन होती है, मैत्री संधि साइन होती है, और भारत ये कहता है दैट रूस इज आवर फ्रेंड। और इस चीज को दिखाने के लिए कि यस रूस इज आवर फ्रेंड, हमारा दोस्त है रूस, और हमने इनके साथ फ्रेंडशिप ट्रिटी साइन की है, मैडम इंदिरा गांधी ने एक शब्द ऐड कर दिया हमारी प्रियम्बल में जिसको कहते हैं सोशलिस्ट, समाजवाद। अब ये समाजवाद होता क्या है अभी कुछ देर में आपको समझ आएगा। सोशलिस्ट क्योंकि रूस के अंदर सोशलिज्म चलता है, समाजवाद चलता है, भारत ने अपनी प्रियम्बल में ऐड कर दिया सोशलिस्ट। दूसरा, इस समय धर्म के नाम पर जम्मू कश्मीर पे बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी, जम्मू कश्मीर का विवाद बार बार उठ रहा था। पाकिस्तान लोग जिहाद का प्रयोग करके भारतीय बंदों को भड़का रहे थे, भारत के लोगों को भड़का रहे थे, हिंदुओं को मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहां पे मैडम इंदिरा गांधी ने सेक्युलर शब्द ऐड करा, पंथ निरपेक्ष शब्द ऐड किया, और ये कहा हमारे लिए सब धर्म बराबर हैं, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, हमारे लिए सब बराबर हैं। हमने सेक्युलर वर्ड इसमें ऐड कर दिया। तीसरा जो शब्द हमने ऐड किया, इस समय नॉर्थ ईस्ट के अंदर यानी उत्तर पूर्व के अंदर बोडोलैंड का इशू चल रहा था। बोडोलैंड का इशू चल रहा था यानी जो नागा ट्राइब्स है वो घुसपैठ कर रहे थे भारत के अंदर और नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की कोशिश कर रहे थे। इस समय इंदिरा गांधी ने शब्द ऐड किया इंटीग्रिटी, अखंडता, यानी हमारे राज्यों को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता, हम सब लोग इंटीग्रल है, हम सब लोग अखंड है, भारत एक यूनिट है, कोई भी किसी को अलग नहीं कर सकता। ये 3 शब्द इन परिस्थितियों के चलते इंदिरा गांधी ने ऐड किए। जबकि कहा जाता है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था, लेकिन हमें तो अपना पेपर क्रैक करना है, हम राजनीति में नहीं घुसते हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, हमें तो पॉलिटी पढ़नी है, पॉलिटिक्स नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो आप याद रखोगे कि 3 शब्द ऐड किए, और कभी कोई इंटरव्यू के अंदर आपसे कोई पूछ ले कि 3 शब्द क्यों ऐड किए तो आपको ये रीजंस देने हैं कि उस समय जम्मू कश्मीर में विवाद चल रहा था धर्म का, उस समय रूस के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी और नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की डिमांड उठ रही थी, इसलिए हमने इंटीग्रिटी शब्द को भी ऐड कर दिया था। 3 शब्द ऐड हुए, ये हम लोगों ने देखे। कब ऐड हुए? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में तीनों शब्द ऐड हो जाते हैं। ठीक है, कौन सी प्रधानमंत्री करती हैं? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1976 में ये अमेंडमेंट लाती हैं और केवल एक ही बार प्रियम्बल को अमेंड आज तक किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, मैं आपको बता चुकी हूं। ये चीज हमने कहां से कॉपी की है? प्रस्तावना, यूएसए की प्रस्तावना से हमने इसको ऐड किया है। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस होता है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट विद यू गाइस। ठीक है, और 22 जनवरी 1947 को हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। ये बात मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूं, इस स्लाइड को फिर से दोहराने का कोई मतलब नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको ये बात भी बता चुकी हूं कि यूएस के आरंभ में यानी बिगिनिंग के अंदर प्रस्तावना लिखी हुई है और भारत में अंत में प्रस्तावना है यानी कि एंड में प्रस्तावना शामिल की है। ठीक है,
ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है और प्रियम्बल जो है बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी नहीं है, बहुत सारा डिफरेंस दोनों के बीच में है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दैट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से काफी हद तक जो हमारी प्रस्तावना है, जो हमारी प्रियम्बल है, वो अलग है। ठीक है, ये बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला शब्द आता है भारत के स्वभाव को लेके। भारत का स्वभाव कैसा है? भारत कैसा है? भारत सोवरन है, भारत संप्रभु है। सोवरेनिटी का क्या मतलब होता है, इसको समझना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवरेनिटी? सोवरेनिटी इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। सोवरेनिटी इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय करने की स्वतंत्रता किसके अंदर है, उसको सोवरन कहेंगे। जो डिसीजन खुद ले सके उसको सोवरन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये कोई लड़की है, ए एक गर्ल है, ठीक है। ये गर्ल बहुत सारा पैसा अर्न करती है, इसकी अच्छी जॉब है और ये ऑफिसर है और पैसा अर्न कर रही है। अर्न तो कर रही है, ये मान लीजिए 1 लाख रुपीज मंथली अर्न कर रही है, लेकिन जब भी इसको खर्चना होता है इसको अपनी फैमिली से परमिशन लेनी पड़ती है कि पापा क्या मैं ये रुपए खर्च लूँ, मैं ये ड्रेस ले लूँ, मैं ये किताबें खरीद लूँ, क्या मैं ये चीज़ खरीद सकती हूँ। यानी माना वो एम्पावर्ड तो है, घर से बाहर निकल के नौकरी तो कर रही है, लेकिन जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो उसको फैमिली से परमिशन लेनी पड़ रही है। हम क्या कहेंगे कि ये लड़की सॉवरन नहीं है, ये लड़की संप्रभु नहीं है, क्योंकि इसके हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। अब ऐसे ही भारत के बारे में बात करते हैं। इंडिया जब भी कोई डिसीजन लेता है, जैसे हाल ही में भारत ने डिसीजन लिया कि यूक्रेन और रशिया के वॉर में हम रशिया के अगेंस्ट खड़े नहीं होंगे। यूएसए ने, बहुत सारे देशों ने, नेटो कंट्रीज ने भारत के ऊपर दबाव बनाया कि आप रशिया के अगेंस्ट बोलो, लेकिन भारत नहीं बोला। भारत ने क्यों किसी का दबाव नहीं माना? बिकॉज वी आर सॉवरन। हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। हमें राष्ट्र हित में जो चीज अच्छी लगेगी, अपने भारत देश के लिए जो चीज अच्छी लगेगी, नेशनल इंटरेस्ट हमारा जो होगा, हम उसी में ही डिसीजन लेंगे, क्योंकि भारत सॉवरन है। भारत के ऊपर किसी भी एक्सटर्नल पावर का, किसी भी बाह्य शक्ति का कोई जोर नहीं चलता। हम किसी के सबॉर्डिनेट नहीं हैं। सबॉर्डिनेट का मतलब क्या होता है? हम किसी के नीचे नहीं हैं। हम अपने सारे डिसीजन खुद लेते हैं और उनके लिए जिम्मेदार भी हम खुद ही रहते हैं। इसको सोवरेनिटी कहते हैं, यानी बाहर की कोई भी इंटरफेरेंस ना होना। ठीक है, नो सबॉर्डिनेशन, हमारे ऊपर कोई नहीं है राजा बन के, हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं। फिर नेहरू जी से पूछा गया कि नेहरू जी, जब हम इतने ज़्यादा डिसीजन मेकिंग खुद ही करते हैं तो हम लोगों ने यूएनओ को क्यों ज्वाइन किया? हमने 1949 में कॉमनवेल्थ को क्यों ज्वाइन किया? हाँ, ऐसा क्या हुआ था कि हमको उनको ज्वाइन करना पड़ा? कॉमनवेल्थ को कहते हैं राष्ट्रमंडल। हमने राष्ट्रमंडल को क्यों ज्वाइन किया? अब आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि कॉमनवेल्थ क्या होता है। कॉमनवेल्थ उन देशों का ग्रुप है जो कभी ना कभी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रहे हों, जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, लेकिन आज के दिन वो आज़ाद है। उनको कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, तो नेहरू जी से पूछा गया कि ऐसा क्या हो गया था कि हम लोगों ने कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया, हमने IMF को ज्वाइन किया, हमने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया। क्या ये हमारी सॉवरेनिटी पे खतरा नहीं है? क्या ये हमारे आज़ादी पे खतरा नहीं है? नेहरू जी ने कहा बिल्कुल नहीं। इनको ज्वाइन हमने अपनी मर्जी से किया है और कल को ये कोई भी ऑर्डर देते हैं, मान लो IMF कोई ऑर्डर निकाले, जरूरी नहीं है भारत उसको मानेगा। UN कोई ऑर्डर निकाले, जरूरी नहीं है इसको कोई मानेगा। हमारी मन करेगा हम इसको मानेंगे, हमारा मन करेगा इसको नहीं मानेंगे। हम अपने डिसीजंस खुद लेंगे। हम UN या IMF को देखते हुए अपने डिसीजन नहीं लेंगे। जो हमारे राष्ट्र हित में होगा हम उन्हीं डिसीजंस को लेंगे। और भारत इनके शब्दों से बंधा हुआ नहीं है। हमारा मन करेगा तो इनकी बातें मानेंगे, नहीं करेगा नहीं मानेंगे। मन करेगा इनकी मीटिंग में जाएंगे, नहीं करेगा नहीं जाएंगे। फिर लोगों ने नेहरू जी से पूछा कि नेहरू जी, फिर आपने ज्वाइन ही क्यों किया? जब ऐसी बात है, अपनी ही चलानी है, फिर आपने इसको ज्वाइन ही क्यों किया? नेहरू ने क्या कहा कि देखो बच्चा, अभी अभी आज़ाद हुए हैं 1947 में, हमको भी तो ग्लोब के अंदर, पूरे विश्व के अंदर अपना नाम बनाना है, भारत को स्वर्णिम अक्षरों में लिखना है। तो अगर हम इसको ज्वाइन नहीं करते तो हम बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे, हम अलग थलग कहलाए जाएंगे। इसलिए मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। लेकिन ज्वाइन करने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम इनकी बातों को मानने के लिए बाध्य हैं। वी आर नॉट बाइंडिंग टुवर्ड UNO और IMF और कॉमनवेल्थ और XYZ। हमारा
जो मन करेगा हम वो करेंगे। ठीक है, तो ये बातें हम लोगों ने देख ली। अब एक लाइन आप लोगों को नीचे दिखाई दे रही है कि भारत संप्रभु है, दैट इंडिया इज सोवरन। इंडिया सोवरन है, लेकिन इंडियंस सोवरन नहीं है। इंडिया इज सोवरन बट इंडियंस आर नॉट सोवरन। इसका क्या मतलब हुआ? भारत अपने डिसीजन खुद लेगा, लेकिन भारतीय अपने डिसीजन खुद नहीं लेंगे। समझना इसको। वाई इंडियंस आर नॉट सोवरन? यहां पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, ऐसे बिल्कुल दाढ़ी वाला व्यक्ति है और खूंखार सा व्यक्ति है बहुत, और इसके हाथ में गन है। क्या है इसके हाथ में? इसके हाथ में गन है। इसने लाइसेंस लिया और लाइसेंस से एक गन खरीद ली, एक रिवॉल्वर खरीद ली। अब ये क्या कह रहा है? मैं तो भारत का व्यक्ति हूं, मैं तो अपने डिसीजन खुद लेता हूं, मैं तो सोवरन हूं, मैं मेरे डिसीजन खुद लूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये किसी को भी उड़ा दे, किसी का भी मर्डर कर दे, क्योंकि ये तो आजाद है, ये तो आजाद है। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप कहोगे नहीं, ये क्या बात हुई, रिवॉल्वर है, इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना किसी पे भी चला देगा। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि भारतीय यानी भारत का हर एक व्यक्ति कानूनों से बंधा हुआ है, लॉज से बंधा हुआ है। ठीक है, लॉज के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। जितने भी भारतीय हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में आते हैं। पहले संविधान है, बाद में भारतीय है। हमको कॉन्स्टिट्यूशन, हमको लॉज, हमको कानूनों का पालन करना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो हमको सजा दी जाएगी, हमको हमारी आज़ादी से वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि भारत तो स्वतंत्र है, भारत तो सोवरन है, लेकिन भारतीय सोवरन नहीं है। भारतीय अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले सकते, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने पड़ेंगे। समझ गए? ये थी सोवरेनिटी का कंसेप्ट जो हम लोगों ने डिटेल में जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द जो हमें समझना है दैट इज डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या होता है इसको समझो। व्हाट इज लोकतंत्र? डेमोक्रेसी दो शब्दों से आया है, एक डेमो और एक शब्द है क्रेशिया। डेमो प्लस क्रेशिया। डेमो का मतलब है पीपल, पीपल, और क्रेशिया का मतलब है रूल्ड बाय, रूल्ड बाय। और अगर हम इनको तोड़ें तो इट इज रूल्ड बाय पीपल। अब्राहम लिंकन ने, अब्राहम लिंकन पता होगा कौन है? अब्राहम लिंकन ने 1863 में एक फेमस स्पीच दी थी गेटिसबर्ग में, और उस फेमस स्पीच के अंदर डेमोक्रेसी को कैसे परिभाषित किया था, कैसे डिफाइन किया था? दैट डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, बाय द पीपल, for the people, for the people, of the people। ये ऐसा नियम, ऐसा देश होता है जो लोगों के द्वारा बनाया गया है, लोगों के लिए बनाया गया है, लोगों का बनाया गया है। हम अपने लिए ही रूल्स बनाते हैं, दैट इज डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेटिक देश के अंदर सबसे ज्यादा ताकत किसी में होगी तो वो सरकार खुद होगी, वो भारत के लोग खुद होंगे, वहाँ के लोग, वहाँ के पीपल खुद होंगे। वो अपने नियम कानून, अपने कायदे, अपनी विधि, अपने लॉज, अपना संविधान खुद बनाते हैं। हमको मोदी जी का काम पसंद नहीं आएगा, 5 साल के बाद हटा देंगे उनको। हमको किसी और सरकार का काम पसंद नहीं आएगा, हम उनको हटा सकते हैं। यानी हमारे हाथ में ताकत है कि भारत के अंदर रूल कौन करे। अगर तरीके से रूल करता है तो ठीक है, अगर तरीके से रूल नहीं करता है तो हम उस सरकार को हटा देंगे, क्योंकि अल्टीमेट पावर किसके हाथ में है? पीपल ऑफ इंडिया के हाथ में है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं। ठीक है, ये डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है। डेमोक्रेसी इज ऑफ 2 टाइप। डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है। किस किस तरीके की होती है डेमोक्रेसी? वन इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है उसे समझते हैं। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड, उदाहरण दे रही हूं, आपने नाम सुना होगा रेफरेंडम। रेफरेंडम हिंदी में इसको कहा जाता है जनमत। इसमें क्या करते हैं, कोई भी डिसीजन अगर लेना हो, लोगों को बुलाया जाता है, उनके हाथ में एक बैनर दे दिया जाता है। ठीक है, बैनर दे दिया जाता है। उस बैनर पे क्या लिखा हुआ है? कहीं पे यस तो कहीं पे नो, यस नो, यस नो। अब किसी भी डिसीजन के अंदर लोगों से पूछा जाता है कि यस और नो,
उसी वक्त वो बता देंगे 3 लोगों ने यस कहा किसी भी चीज के लिए और एक इंसान ने नो कहा, डिसीजन हो जाएगा यस में। ठीक है, डिसीजन हो जाएगा यस में, यानी 75% वोट यस को मिली है और 25% वोट किसको मिली है, नो को मिली है। डिसीजन क्या हो जाएगा, यस, किसी भी चीज के लिए। डायरेक्ट लोगों को बुलाया और उनसे डिसीजन पूछा गया, इसको कहते हैं रेफरेंडम, जनमत, लोगों का मत जानो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब भारत के अंदर जनसंख्या इतनी ज्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, घर के अंदर 4 लोगों को कह देना कि क्या सब्जी बनानी है, उसके अंदर ही इतना सारा वाद विवाद हो जाता है। ये तो 130 करोड़ जनसंख्या के डिसीजन की बातें आ जाती हैं, तो भारत इतना बड़ा डिसीजन डायरेक्ट डेमोक्रेसी से ले ही नहीं सकता। भारत के अंदर क्या होता है, भारत के अंदर समझना रूल कैसे चल रहा है। भारत के जो नागरिक हैं, मान लीजिए ये भारत के नागरिक हैं, ठीक है, भारत के नागरिक वोट देकर अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं। रिप्रेजेंटेटिव 1, रिप्रेजेंटेटिव 2, रिप्रेजेंटेटिव 3, ये 3 नेता हमने चुन लिए जो संसद में बैठा दिए हमने। अब ये 3 नेता हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेंगे, ये 3 नेता हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेंगे, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट हमसे नहीं पूछा गया, हमने जिन नेता गणों को चुना है, हमने जिन महापुरुषों को चुना है, उनके माध्यम से कोई डिसीजन लिया जा रहा है, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत के अंदर कैसी डेमोक्रेसी है, आप बताओगे इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इन इंडिया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है भारत के अंदर। ठीक है, फिर एक बात मैं आपको बताना चाहती हूं, एक्स्ट्रा नॉलेज है ये, दैट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, संवैधानिक सरकार सीमित सरकार होती है। इसका मतलब समझना क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट, संवैधानिक सरकार एक सीमित सरकार होती है, इसको समझना। मैं मान लीजिए सत्ता में आ गई, मैं पीएम बन गई, कल को मेरे हाथ में बहुत ज्यादा पावर आ गई, मैं क्या कभी चाहूंगी ये पावर मेरे हाथ से जाए, बिल्कुल नहीं। सब लोग अपनी पावर को यूं बचा के रखते हैं, हमारे हाथ से कुर्सी ना चली जाए। इसी तरीके से जो भी पीएम बनेगा वो भी यही चाहेगा और उसके हाथ में नियम कानून बनाने की भी ताकत है। तो क्या ये पीएम ऐसा ऑर्डर निकाल सकता है कि जितने भी लोग भारत के हैं वो सिर्फ बीजेपी को ही वोट देंगे या कांग्रेस को ही वोट देंगे या आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे? क्या ऐसा रूल बन सकता है? आप कहोगे नहीं, ये तो हमारी मर्जी है हम किसको वोट दें, हम स्वतंत्र भारत के निवासी हैं, हमारी मर्जी चलेगी हम किसको वोट दें। तो यानी जो ये सरकार है ये किससे बंधी हुई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से बंधी हुई है। अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन कोई भी सरकार नहीं ले सकती। अगर गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा डिसीजन ले लिया जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है यानी गैर संवैधानिक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के विपरीत है, उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसको खारिज कर दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है, ऐसी सरकार जिनके अंदर संविधान होता है, वो सरकार जो है वो सीमित सरकार होती है यानी कि लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने जान ली अबाउट डेमोक्रेसी। मैंने आपको अब्राहम लिंकन के बारे में बता दिया कि अब्राहम लिंकन की फेमस स्पीच थी गेटिसबर्ग की 1863 नवंबर में, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। इन्होंने डेमोक्रेसी की यानी लोकतंत्र की परिभाषा दी थी, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की परिभाषा दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म इज रिपब्लिक। इंडिया गणराज्य है, इंडिया रिपब्लिक है। इसका मतलब क्या है इसे समझो। 2 शब्द होते हैं बच्चों, एक को कह रही हूं मैं रिपब्लिक, रिपब्लिक, इंडिया इज रिपब्लिक। एक होता है मोनार्की, मोनार्की, इंग्लैंड इज मोनार्की। इसको कहा जाता है हिंदी में राजशाही, इसको कहा जाता है गणराज्य या गणतंत्र। 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, हम लोग गणतंत्र मनाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस दिन हमारे जो देश का फर्स्ट सिटीजन है यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे हेड है, वो हेड इलेक्शन से इलेक्ट होके
हमारी राजगद्दी को संभालते हैं, यानी भारत को संभालते हैं। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्शन के माध्यम से राष्ट्रपति बन के आते हैं, इसलिए इसको हम रिपब्लिक डे की तरह मनाते हैं। आप में से 70% जनता रिपब्लिक डे को ऐसा समझती है क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, जबकि ऐसा नहीं है। हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारे देश का इलेक्टेड हेड इलेक्ट होके आया था, हमारे देश का हेड का चुनाव हुआ था और वो अपनी कुर्सी को संभालते हैं। तो रिपब्लिक किसको कहते हैं? ऐसा देश जिनका हेड इलेक्टेड होता है, जिनका हेड इलेक्टेड होता है उसको हम रिपब्लिक कहते हैं, ठीक है। और मोनार्की किसको कहते हैं? राजा का बेटा राजा। क्वीन विक्टोरिया, बेटा जो होगा उनका वो भी क्वीन या किंग होगा, ठीक है। जो उनके बच्चे होंगे फिर वो भी आगे किंग या क्वीन होंगे। उनके मतलब पूरा वंश, पूरी जो उनकी रेस है, पूरा जो वंश है वो पूरा वंश ही राजवंश कहलाएगा। राजा का बेटा, राजा का बेटा, राजा का बेटा चलता रहेगा। कोई इलेक्शन कुछ नहीं होगा और सिर्फ वंश के कारण उनको वो राजगद्दी मिलती रहेगी। इसको कहते हैं मोनार्की, जैसे इंग्लैंड के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। समझ गए? भारत को क्यों रिपब्लिक कहते हैं? बिकॉज आवर हेड इज इलेक्टेड, हमारा इलेक्टेड हेड है। अगला शब्द आता है समाजवाद यानी कि सोशलिज्म। समाजवाद यानी कि सोशलिज्म, ये क्या होता है अब इसको समझते हैं। भारत ने सोशलिज्म का कंसेप्ट कहाँ से लिया? जैसे ही दिमाग में समाजवाद शब्द आता है, सोशलिज्म शब्द आता है, सबके दिमाग में यूएसएसआर चमकने लग जाता है, क्योंकि भारत ने कंसेप्ट यहीं से लिया था। यूएसएसआर के अंदर कैसा सोशलिज्म है? मार्क्सवादी सोशलिज्म है, यानी कि मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है। आप कहोगे ये सोशलिज्म होता क्या है? किसको कहते हैं सोशलिज्म? सोशलिज्म कहते हैं कि देश के जितने भी रिसोर्सेज हैं, देश में जितनी भी प्रॉपर्टी है, देश में जितना भी मनी है, देश के अंदर जितने भी पेट्रोल डीजल जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट खरीद ले, या मैं कहूँ गवर्नमेंट के नाम पे हो, और फिर गवर्नमेंट इन रिसोर्सेज को लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट ही ना रहे, किसी एक इंसान के हाथ में धन का कंसंट्रेशन हो ही ना सके। तो गवर्नमेंट अपने हाथ में सारा पैसा ले ले, सारे रिसोर्सेज ले ले और लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, इसको कहते हैं मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, ठीक है। अब तुम सोच के देखो, तुम ना बहुत मेहनत कर रहे हो और आपने बहुत सारा पैसा कमाया, आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए कमाए बहुत मेहनत करके। अब गवर्नमेंट क्या करे? आपका ये पैसा अपने हाथ में ले ले और सोसाइटी में बांट दे, सोसाइटी में बांट दे। आप अगले दिन काम करने जाओगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप कहोगे मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों सोसाइटी के लिए इतनी मेहनत करूं, जैसे और लोगों को मिल रहा है मुझे भी मिल जाएगा, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, कमा के लाऊं और फिर सरकार ले लेगी और फिर सोसाइटी को बांट दिया जाएगा, मैं क्यों इतनी भड़क लूं। सीधी सी बात है। ये चीज गांधी जी को समझ आ रही थी। बोले ये तरीका तो बिल्कुल गलत है, ऐसे तो कोई मेहनत ही नहीं करेगा, और मेहनत नहीं करेगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। हमको समाजवाद तो लाना है, इक्वालिटी तो लानी है, ऊंच नीच का भेदभाव तो हटाना है, लेकिन हम पैसे को रिसोर्सेज के हिसाब से, रिसोर्सेज या पैसे का बंटवारा कभी नहीं करवाएंगे। हम क्या करेंगे, हम मिक्स कर देते हैं। कार्ल मार्क्स का आइडिया और गांधी जी का आइडिया मिक्स कर देते हैं। भारत ने क्या किया? भारत ने मार्क्सिस्ट समाजवादी को नहीं अपनाया, ठीक है, हम लोगों ने गांधीवादी समाजवाद को अपनाया। हमने क्या किया इसको समझना, हमने दोनों के आइडिया का ब्लेंड कर दिया, हमने दोनों के आइडिया को मिक्स कर दिया। मार्क्स से लिया इक्वालिटी और गांधी जी से लिया किस चीज की इक्वालिटी? आप किसको बराबर बांटोगे? गांधी जी कह रहे हैं पैसे को तो बांटना नहीं है बराबर, क्योंकि लोग मेहनत करना छोड़ देंगे। रिसोर्सेज को तो बांटना नहीं है बराबर, लोग मेहनत करना छोड़ देंगे। किसको बांटे फिर इक्वली? गांधी ने क्या कहा? स्टेटस को और अपॉर्चुनिटी को। लोगों को कहो जैसे बिल गेट्स अमीर है, तुम्हारे पास भी पूरा अवसर है, तुम भी अमीर बन सकते हो। किसी के पास अवसर है एसएससी ऑफिसर बनने का, तुम्हारे पास भी अवसर है, करो मेहनत, बनो। कोई आईएएस बन रहा है, आपके पास भी पूर्ण अवसर है आईएएस बनने का। यानी कि अवसर की समानता दे दो, प्रतिष्ठा की समानता दे दो। ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पाति, रंग भेद, कास्टिज्म, रेसिज्म, इन चीजों को खत्म करो, सबको इक्वल कर दो और सब लोगों के बीच में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को बांट दो। ये इंडियन कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म आ गया।
मार्क्स कहता था प्राइवेट रिसोर्सेज का अंत कर दो, सारे रिसोर्स सरकार के हाथ में दे दो और फिर सरकार उन रिसोर्सेज को इक्वली सोसाइटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दे। भारत ने इसको गलत माना और दोनों का मिक्सचर ले आए और एक इंडिया का नया ही मॉडल उभर के आ जाता है। ठीक है, ये इंडियन सोशलिज्म था जो हमने बात की। ठीक है, डीएस नकारा केस, डीएस नकारा केस के अंदर ये बातें बताई गई है, डीएस नकारा केस में ये बातें बताई गई है कि इंडियन कंसेप्ट जो है वो मार्क्सिस्ट कंसेप्ट से बिल्कुल अलग है और हमारा वाला कंसेप्ट गांधी जी की बातों पे आधारित है। हमारा वाला कंसेप्ट गांधी जी की बातों पे आधारित है। किस केस में कहा गया है? डीएस नकारा केस के अंदर 1982 में ये बात कही गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला शब्द है सेक्युलर। द नेक्स्ट वर्ड इज सेक्युलर। इसको हम नेक्स्ट सेशन से कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए हमने क्या समझा? हमने सोवरन समझा, हमने डेमोक्रेसी समझी, हमने सोशलिज्म समझा। आगे की क्लास में हम लोग सेक्युलर से स्टार्ट करेंगे। सेक्युलैरिटी क्या होती है, ठीक है, इंदिरा गांधी ने क्या कहा है, लिबर्टी क्या होती है, फिर इन चीज़ों को हम आगे के सेशन में समझेंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आया है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, हम लोग अभी तक प्रियम्बल कर चुके थे, उसका पार्ट 1। हमने कहाँ तक प्रियम्बल को समझ लिया था बच्चों? प्रियम्बल के अंदर देखो हमने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और उसके कुछ की कंसेप्ट्स जान लिए थे। हमने क्या देखा था कि प्रियम्बल कहाँ से लिया है, सॉवरन किसको कहते हैं, डेमोक्रेसी किसको कहते हैं, अब्राहम लिंकन ने कब क्या कहा था, रिपब्लिक के बारे में समझ लिया था और सोशलिज्म के बारे में समझ लिया था। हम अभी तक इतना पॉइंट क्लियर कर चुके हैं और ये देखा था कि डीएस नकारा केस के अंदर ये बात बताई गई थी कि भारत का जो सोशलिज्म है, भारत का जो समाजवाद है, वो ज़्यादातर गांधीस्ट पॉलिसी की तरफ झुका हुआ है, यानी गांधीवादी विचारों की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोगों को नेक्स्ट की टर्म को जानना है, दैट इज सेक्युलर। सेक्युलर किसको कहते हैं, यानी धर्मनिरपेक्ष किसको कहते हैं, इसको समझना। देखो, जो सेक्युलरिज्म शब्द है ये कहाँ से आया है? ये हमारे वेस्ट का कंसेप्ट है। सेक्युलर शब्द यानी कि धर्मनिरपेक्षता भारत का कंसेप्ट नहीं है, ये एक वेस्टर्न कंसेप्ट है, यानी कि पश्चिमी देशों से लिया गया है, पश्चिमी सभ्यता से, वेस्टर्न देशों से लिया गया है जो हमारा सेक्युलर शब्द है, पश्चिमी सभ्यता से हमने लिया है। ठीक है, किसको वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का फादर कहते हैं? हु इज द फादर ऑफ वेस्टर्न सेक्युलरिज्म? तो एक पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं जिनका नाम है मैकियावेली। मैकियावेली किताबों में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उनको पता होगा कि मैकियावेली कौन थे। मैकियावेली एक पॉलिटिकल थिंकर थे, यानी कि राजनीतिक दार्शनिक थे वो, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक पॉलिटिकल थिंकर हैं जिन्होंने अपने विचार दिए थे सबसे पहले सेक्युलरिज्म के ऊपर, यानी कि धर्मनिरपेक्षता के ऊपर। इन्होंने क्या कहा था, या मैं कहूँ कि पश्चिमी जो मॉडल है सेक्युलर्स का, धर्मनिरपेक्षता का जो पश्चिमी मॉडल है वो क्या कहता है, मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगी। ठीक है, एक तरफ राज्य है, एक तरफ राज्य है, एक तरफ धर्म है, एक तरफ चर्च है, एक तरफ मंदिर है, मस्जिद है। पश्चिमी देशों के अंदर यानी वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो ये राज्य है यानी कि जो राष्ट्र है वो धर्म के लिए कुछ भी नहीं बोलता। चाहे कैसा भी केस हो जाए, स्टेट कभी भी धर्म के लिए कुछ नहीं बोलेगा, यानी दोनों के बीच में एक बड़ी सी दीवार खड़ी है, वाटर टाइट सेपरेशन है। राज्य धर्म के बारे में कभी भी कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, भारत क्या कहता है? भारत का मॉडल क्या कहता है? भारत क्या कहता है? भारत कहता है कि मेरे लिए हिंदू भी बराबर है, मेरे लिए मुस्लिम भी बराबर है, मेरे लिए सिख भी वैसा है, मेरे लिए क्रिश्चियन भी वैसा है, मेरे लिए पारसी भी वैसा है, मेरे लिए हर धर्म बराबर है। पश्चिमी देशों के अंदर राज्य कह रहा है कौन धर्म, मैं नहीं जानता किसी धर्म को। भारत कह रहा है मैं सब धर्मों को जानता हूं और किसी एक को मैं अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं कह रहा हूं, मेरे लिए सब बिल्कुल बराबर है। समझ आ रहा है? यानी पश्चिमी देशों के अंदर राज्य धर्म के बारे में बात करना ही नहीं चाहता, और यहां क्या कह रहे हैं कि बात करेंगे तो सबसे करेंगे और एक जैसी करेंगे। एक और उदाहरण समझना कोशिश करो आप। जैसे ए और बी हस्बैंड वाइफ हैं, ए और बी, ए हस्बैंड है,
बी वाइफ है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, शादी है, शादी हो चुकी है, हस्बैंड वाइफ बन गए, और अब आपस में चिंता हो रही है कि खाना खाया क्या, लेट क्यों हो गए, यहाँ कब जाना है, राशन कैसे लाओगे, और ये वो इस तरीके की दोनों में रोजाना चर्चा होती है और दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं। एक दिन क्या होता है, दोनों का डाइवोर्स करवा देते हैं, दोनों का तलाक करवा देते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, ए को बी से मतलब नहीं है, कहीं जा कभी आ, कुछ खा कुछ पी, कोई मतलब नहीं है। बी को ए से मतलब नहीं है, कभी भी आओ, कितने लेट आओ, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कुछ भी मतलब किसको नहीं है, कुछ भी मतलब ए और बी को आपस में है ही नहीं। यानी कि इन्होंने आपस में बिल्कुल बंटवारा कर लिया है, डाइवोर्स ले लिया है। पश्चिमी देशों के अंदर बिल्कुल ऐसे ही राज्य ने धर्म से डाइवोर्स ले रखा है। वहां पे जो स्टेट है वो रिलीजन के बीच में बिल्कुल भी नहीं बोलता। लेकिन इंडिया के अंदर क्या बातें हैं, मान लीजिए इंडिया का आप कंसेप्ट में समझाती हूं। पार्क में एक लड़की बेंच पे बैठी न्यूज़पेपर पढ़ रही है, ठीक है। उसके दो बच्चे हैं, एक ए और एक बी, उसके दो बच्चे हैं। दोनों बच्चों को पार्क में ले आती है और दोनों बच्चों को बाकी बच्चों के साथ खेलने के लिए छोड़ देती है। आराम से बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही है। जब तक बच्चे आराम से खेल रहे थे बीच में जाके इंटरफेयर नहीं करती। जैसे ही उसने देखा सभी बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, सभी बच्चे आपस में एक दूसरे को टीज कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, ये एकदम से बीच में जाके इंटरफेयर कर देती है। यानी कि जब सब कुछ सही चल रहा है इसको कोई मतलब नहीं है, ये कौन है, ये स्टेट है, और ये बच्चे कौन है, ये अलग अलग धर्म है, अलग अलग रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी, अलग अलग लोग हैं। जब तक सब कुछ सही चल रहा है स्टेट बिल्कुल शांत है। लेकिन जैसे ही कुछ वाद है, कुछ विवाद है, कुछ बातें हैं, तभी स्टेट बीच में इंटरफेयर कर देगा। लेकिन यहां पे एक दूसरे से बिल्कुल मतलब नहीं है। यही लड़की यूएस के अंदर होती, अगर मैं यूएस कंसेप्ट समझाना चाहती तो चाहे बच्चे आपस में लड़के मर जाते, ये लड़की ना बोलती, यानी राज्य बीच में ना बोलता। दोनों का कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है। भारत हर धर्म को बराबर सम्मान देता है, बराबर सम्मान हर धर्म को देता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। जैसे आप देखना, अगर हिंदुओं के लिए राम मंदिर बनाया है तो मुस्लिम के लिए भी एकलव्य स्कीम चलाई है उनके धर्म को प्रमोट करने के लिए। हिंदुओं के लिए अगर केदारनाथ की यात्रा के ऊपर कुछ सब्सिडी दी जा रही है तो मुस्लिम के लिए भी हज सब्सिडी दी जा रही है। यानी कि सब धर्मों को बराबर से प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है किसी एक स्पेशल धर्म को बना देंगे या राज्य खुद ये कह दे कि मेरा तो ये धर्म है। समझ गए दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इंडिया का जो मॉडल है वो वेस्टर्न मॉडल से बिल्कुल अलग है। ये जो सेक्युलरिज्म है वो वेस्टर्न कंसेप्ट है। इंडियन कंसेप्ट के अंदर क्या है, सर्वधर्म संभाव। हमारे लिए हर धर्म जो है समान भाव से देखा जाता है, जबकि ये कहता है हम धर्म को जानते ही नहीं है, कौन धर्म हमें नहीं पता है कुछ भी। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, यूरोपियन सेक्युलरिज्म का फादर किसको कहते हैं, मैकियावेली को कहते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट हमने जाना। आगे बढ़ते हैं। अब समझो, केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में, और एक केस होता है एसआर बोमई केस 1994 का। आजकल एसएससी थोड़ा भीतर घुस के क्वेश्चन पूछने लग गई है। मान लीजिए पूछ लिया टीसीएस ने कि कौन से ऐसे केस में ऐसा कहा था कि जो सेक्युलरिज्म है, जो पंथ निरपेक्षता है, जो धर्म निरपेक्षता है, वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, वो संविधान के आधारभूत ढांचा है। बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, आधारभूत ढांचा। आधारभूत ढांचों का क्या मतलब है, मतलब कोई भी किसी भी तरीके की अमेंडमेंट से पंथ निरपेक्षता को भारत के संविधान से अलग नहीं कर सकता। कौन से केस में ऐसा कहा गया था आप बताओगे। दो केसेस के अंदर ऐसा कहा था, एक तो केशवानंद भारती केस के अंदर और एसआर बोमई केस 1994 के अंदर ऐसा कहा था कि सेक्युलर वर्ड जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ठीक है, ये फैक्चुअल बात मैंने आपको बता दी। और इंदिरा गांधी की एक फेमस स्टेटमेंट है, पूछ ली जाए कभी कि ये स्टेटमेंट किसकी है, आप बताओगे इंदिरा गांधी की है। क्या स्टेटमेंट है कि डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता हमारे समाज के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, दो पिलर हैं। यानी कि पूरा समाज हमारा इन दो पिलर्स पे खड़ा हुआ है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी जिसको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, और सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता। अगर पूछ ली जाए ये फेमस स्टेटमेंट किसकी है,
जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, इस बार FSSAI का एग्जाम हुआ था अभी पीछे कुछ दिन पहले, फसाई का एग्जाम हुआ था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। वहां पे एक प्रश्न पूछ लिया गया कि किसने ये बात कही है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर पे फेंक दो। एक पूरी स्टेटमेंट दे दी और ऐसा पूछ लिया ये स्टेटमेंट किसका है। तो ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछ ले कि किसने ये बात कही है दैट डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म आर ट्विन पिलर ऑफ अवर सोसाइटी, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता हमारे समाज के दो अभिन्न स्तंभ हैं, ये बात इंदिरा गांधी की स्टेटमेंट है। ठीक है, इंदिरा गांधी ने ये बात कही थी। अब हम अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे प्रियम्बल के अंदर लिबर्टी भी दी हुई है, भारत के अंदर हमें स्वतंत्रता भी मिली हुई है। किस चीज की स्वतंत्रता, उसको समझना। 5 तरीके की स्वतंत्रता हमको मिली है, 5 तरीके की लिबर्टी हमको मिली है। हम याद रखेंगे टैब फा से। टैब फा, टैब फा क्या होता है? टी से है थॉट, टी से है थॉट, विचारों की स्वतंत्रता। आप अपने विचार कैसे भी रखें, आपको आजादी है, आप स्वतंत्र हो। ई का मतलब है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप बोलना चाहते हो, आप चुप रहना चाहते हो, आप बॉडी लैंग्वेज से कुछ बताना चाहते हो, वो आपकी आज़ादी है। ठीक है, आपकी अभिव्यक्ति है। बी से आएगा बिलीफ। बिलीफ क्या होता है? विश्वास। आप किस में विश्वास रखते हो? राम में, रहीम में, अल्लाह में, डॉक्टर में, लॉयर में, कैसी सोच है आपकी, किस में विश्वास रखना चाहते हो, आप आज़ाद हो। एफ से है फेथ। ठीक है, ए से है एंड और डब्ल्यू से है वर्शिप। फेथ का मतलब है धर्म, वर्शिप का मतलब मैं कह रही हूं उपासना। उपासना, आप किसको पूज रहे हो। ये 5 तरीके की आजादी आपको प्रियम्बल के अंदर लिख के बताई गई है, यानी कि प्रस्तावना 5 आजादी देता है। कौन कौन सी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। कभी कभी इनको क्रम के अनुसार लगाना आ जाता है कि प्रियम्बल में जैसे ये लिखे हुए हैं उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, तो आप याद कैसे रखेंगे? टैब फा, यानी कि थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, ये 5 तरीके की लिबर्टी हमको प्रियम्बल देता है, जिसके बारे में हमने बात की। यहां पे देख सकते हो आप, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हिंदी में भी लिखा हुआ है और अंग्रेजी में भी मैंने आपको बता दिया। अब लिबर्टी 2 तरीके की होती है। एक को कहते हैं पॉजिटिव लिबर्टी, एक को कहते हैं नेगेटिव लिबर्टी, यानी कि ऋणात्मक स्वतंत्रता और धनात्मक स्वतंत्रता। नेगेटिव लिबर्टी किसको कहते हैं? राज्य ऐसा नहीं कर सकता। जहां पे भी नहीं शब्द आ जाए मतलब कि वो नेगेटिव लिबर्टी की बात करता है। नहीं का मतलब क्या है? जैसे राज्य अपनी मनमानी नहीं चला सकता, राज्य अपनी मनमानी नहीं चला सकता। राज्य आपको ऐसा नहीं कह सकता कि तुम गूगल पे यही सर्च करोगे और यही नहीं करोगे। समझ रहे हो बात को? राज्य आपको ऐसा नहीं कह सकता कि तुम सांस नहीं ले सकते। राज्य आपको ऐसा नहीं कह सकता कि तुम शुद्ध हवा में सांस नहीं लोगे। कहने का मतलब क्या है? राज्य क्या नहीं कर सकता, उसका मतलब है नेगेटिव लिबर्टी। और राज्य को क्या करना चाहिए, उसको कहेंगे पॉजिटिव लिबर्टी। जैसे राज्य को सारे डिसीजन लोक हित में लेने चाहिए, लोगों के भले के लिए लेने चाहिए, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी को सोच के सारे डिसीजन लेने चाहिए। राज्य की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इट मीन्स पॉजिटिव लिबर्टी। और राज्य क्या नहीं कर सकता, इट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट नेगेटिव लिबर्टी, यानी ये ऋणात्मक स्वतंत्रता की बातें करता है। ठीक है, लिबर्टी 5 तरीके की, लिबर्टी 5 तरीके की देता है प्रस्तावना हमको। टैब फा, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, और 2 तरीके की यहां मैंने आपको लिबर्टी का कंसेप्ट बताया, नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। ठीक है, उम्मीद करती हूं ये चीजें आपको समझ आ गई। अगली चीज हमको समझना है फ्रेटर्निटी, यानी कि बंधुत्व, भाईचारा। मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानती। ठीक है, मैं आपको नहीं जान रही हूं, आप मुझे नहीं जान रहे हो। हमारे बीच में एक टीचर और स्टूडेंट का कनेक्शन है, या मैं कह सकती हूं दोस्तों का कनेक्शन है। हर कोई ब्लड रिलेशन से तो भाई बहन नहीं है, लेकिन भारत के अंदर हर इंसान में भाईचारा है। भाई नहीं है, भाईचारा है। समझ रहे हो? मां नहीं है, मां सी ममता है। क्लियर हो रही है बात? दोनों में शब्द समझना। भाई मतलब ब्लड रिलेशन, भाईचारा मतलब ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हैं। तो बंधुत्व क्या होता है, फ्रेटर्निटी क्या होता है? वही भाईचारा जिसकी मैंने अभी बात की। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैसे दिखाने की कोशिश की, इसको समझना। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे भाईचारे को और बढ़ाने की कोशिश की। आपको पता होगा, जब भी आप थिएटर्स में जाते हो, सिनेमा हॉल में मूवीज देखने जाते हो, मूवी से पहले वहां राष्ट्रगान बजाया जाता है, नेशनल एंथम बजाया जाता है।
क्यों बजाया जाता है, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी उठा कि ये तो हमारी आज़ादी हमसे छीनी जा रही है, हमारा मन नहीं भी है अगर नेशनल एंथम सुनने का फिर भी हमें सुनना पड़ता है, ये तो ज़बरदस्ती है और आप किसी से ज़बरदस्ती कर ही नहीं सकते, ये तो हमारे मौलिक अधिकारों का खंडन हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मैंने नेशनल एंथम क्यों बजवाया है, टू प्रमोट फ्रेटर्निटी, मैं बंधुत्व को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं फ्रेटर्निटी को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं बंधुत्व को बढ़ाना चाहता हूँ। क्या मतलब हुआ, कैसे बढ़ेगा राष्ट्रगान से बंधुत्व, कैसे बढ़ेगा, इसको समझना। अब एक थिएटर के अंदर गुजरात का व्यक्ति भी बैठा है, पंजाब का भी बैठा है, हरियाणा का भी बैठा है, चंडीगढ़ का भी बैठा है, अंडमान निकोबार का भी बैठा है, ओडिशा का भी बैठा है, अलग अलग जगह से अलग अलग धर्मों के लोग बैठे हैं। लेकिन जैसे ही वो राष्ट्रगान बजता है, सबके दिल में एक ही फीलिंग होती है, जय हिंद, यानी कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब इंडियन हैं, हम सब भारतीय हैं। यानी एक वननेस की फीलिंग देता है, एक एकता की फीलिंग देता है, भाई की फीलिंग देता है, भाईचारे की फीलिंग देता है। ठीक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल बनाया था दैट सिनेमा में मूवी शुरू होने से पहले नेशनल एंथम बनना चाहिए, ताकि सबको ये लगे चाहे हम कहीं के भी हैं लेकिन हमारा तिरंगा एक है, हमारे नेशनल एम्बलम एक है। समझ गए, फ्रेटर्निटी किसको कह रहे हैं, भाईचारे को। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यूनियन ऑफ ट्रिनिटी किसको कहा है, 3 शब्दों को यूनियन ऑफ ट्रिनिटी कहा है, यानी त्रिमूर्ति का संघ। जैसे ब्रह्म विष्णु महेश होते हैं ना, त्रिमूर्ति कह देते हैं ब्रह्म विष्णु महेश को, ऐसे ही B.R. अंबेडकर ने किसको यूनियन ऑफ ट्रिनिटी कहा है, इसको समझना। 3 शब्द हैं, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी। इन तीनों शब्दों को यूनियन ऑफ ट्रिनिटी B.R. अंबेडकर ने कहा है। आपको ऑप्शन में अलग अलग शब्द दिख जाएंगे, लिबर्टी की जगह इंटीग्रिटी डाल देंगे, इक्वालिटी की जगह कुछ और डाल देंगे, यानी कि ये 3 शब्द याद रखोगे, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। इसको B.R. अंबेडकर ने यूनियन ऑफ ट्रिनिटी कहा है, यानी त्रिमूर्ति का संघ कहा है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। और क्या कहा B.R. अंबेडकर ने कि जब तक इक्वालिटी नहीं होगी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का कोई फायदा नहीं है, फ्रेटर्निटी नहीं होगी, इक्वालिटी और लिबर्टी का कोई फायदा नहीं है, और लिबर्टी नहीं होगी तो इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का कोई फायदा नहीं है। यानी इन तीनों में से अगर एक भी चीज गायब है तो बाकी 2 वेस्ट हैं। तीनों जब एक साथ आएंगी तभी हमारी सोसाइटी अच्छे से काम कर सकती है, अदरवाइज हमारी सोसाइटी अच्छे सुचारू तरीके से नहीं चल सकती। तो यूनियन ऑफ ट्रिनिटी B.R. अंबेडकर ने इन तीनों शब्दों को कहा है, और ये तीनों शब्द भारत ने कहां से लिए हैं, हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति से लिया है, जो 1789 में होता है। ये तीनों शब्द हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति से लिया है, जो 1789 में हुआ था। समझ रहे हो बात को। तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से भारत की प्रस्तावना में आए हैं। B.R. अंबेडकर ने तीनों को यूनियन ऑफ ट्रिनिटी कहा है, और कहा है कि तीनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगला कीवर्ड हमारा आता है जस्टिस। जस्टिस शब्द भारत ने कहां से लिया है, रूस की क्रांति से, यानी कि रशियन रिवॉल्यूशन से लिया है। रशियन रिवॉल्यूशन 1917 से भारत ने जस्टिस शब्द लिया है। और भीमराव अंबेडकर ने यह कहा है कि सबसे ज्यादा जरूरी है सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय, उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस यानी कि आर्थिक न्याय, उसके बाद कहीं पॉलिटिकल जस्टिस की बारी आएगी, यानी कि राजनीतिक न्याय की बारी आएगी। और रशियन रिवॉल्यूशन 1917 से हमने ये तीनों शब्द लिए हैं। कौन कौन से जस्टिस की बात करता है, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और सोशल जस्टिस, यानी कि आर्थिक जस्टिस, राजनीतिक जस्टिस और सामाजिक जस्टिस यानी सामाजिक न्याय। इसको समझना। भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा कि सबसे बड़ा बेस बनाता हूं मैं, किसी भी घर का बेस यानी कि उसकी आधारशिला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जस्टिस की आधारशिला क्या है, जस्टिस की आधारशिला है सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल जस्टिस किसको कहते हैं अभी उसको समझ लेंगे। सोशल जस्टिस किसको कह रहे हैं अभी उसका एग्जाम्पल देती हूँ। सोशल जस्टिस, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या कहा, दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस। और तीसरे नंबर पे जाके कहीं पॉलिटिकल जस्टिस यानी कि राजनीतिक न्याय की बारी आती है। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है इसको समझना, एक एग्जाम्पल से मैं बताती हूं। राजनीतिक न्याय का मतलब है सभी को वोट देने का अधिकार, सभी को वोट देने का अधिकार, ना कोई जाति पाति ना कोई भेदभाव, इसको कहेंगे राजनीतिक जस्टिस यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय। इकोनॉमिक जस्टिस क्या कहेंगे, सभी को काम करने की अवसर की यानी कि अपॉर्चुनिटी की स्वतंत्रता, सभी को अपॉर्चुनिटी है वो कोई काम कर सकता है।
दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रही हूं आपको इकोनॉमिक जस्टिस का, यानी इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क। इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, बराबर काम के लिए बराबर तनख्वाह होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, तभी न्याय है। मान लीजिए एक महिला आईएएस ऑफिसर है और एक पुरुष आईएएस ऑफिसर है। दोनों अगर आईएएस के पद पे हैं, दोनों का एक्सपीरियंस सेम है, सीनियर और जूनियर का भी कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम पद पे हैं, दोनों सेम रैंक पे हैं, तो दोनों की सैलरी सेम होगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये महिला है तो इनको कम सैलरी मिलेगी और ये पुरुष है तो इनको ज्यादा सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो आर्थिक जस्टिस किसको कहते हैं? एक तो अवसर की समानता, लड़कियां भी आईएएस बन सकती हैं, पुरुष भी आईएएस बन सकते हैं। ठीक है, अवसर की समानता, अवसर सबको है, बाकी तुम्हारी मेहनत, तुम क्या बनोगे। ऐसे ही इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, ये आर्थिक जस्टिस का उदाहरण है। सामाजिक जस्टिस का उदाहरण अगर हम समझें तो किसको कहते हैं? जाति के आधार पे भेदभाव यानी कास्ट के आधार पे भेदभाव, लिंग के आधार पे भेदभाव यानी जेंडर के आधार पे भेदभाव, रंग के आधार पे भेदभाव यानी रेस के आधार पे भेदभाव, वंश के आधार पे भेदभाव कि आप किस मूल वंश से हो इत्यादि, जन्म स्थान के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या हुआ है, इन आधारों पे कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब तुम एक बात को समझो, कोई रिक्शा वाला है, कोई रिक्शा पुलर है, कोई रिक्शा वाला है, उसके साथ सोसाइटी भेदभाव करती है कि ये तो गरीब सा है, ये तो रिक्शा वाला है, ये तो नीची जाति का है, ये तो ऊंची जाति का है, इस तरीके से अगर भेदभाव करती है, जब तक उसके साथ समाज में भेदभाव होता रहेगा, मेंटली परेशान रहेगा, उसको बराबर अवसर नहीं मिलेंगे, कभी उसको कहा जा रहा है तू यहाँ नहीं जा सकता, तू हमारे बीच आ नहीं सकता है, ठीक है, तू तो दूसरी जाति का है, हम तेरी रिक्शा में नहीं बैठेंगे, यानी उसके साथ मान लीजिए सामाजिक भेदभाव हो रहा है। जब सामाजिक भेदभाव हो रहा है तो वो इकोनॉमिक जस्टिस नहीं मिलेगा उसको, यानी उसको अवसर की समानता नहीं मिलेगी, उसको वेजेस काम के लिए बराबर नहीं मिलेंगे, यानी कि जब तक सामाजिक न्याय नहीं होगा आर्थिक न्याय नहीं मिल सकता। और उस व्यक्ति को भेदभाव भी सहना पड़ रहा है, उस व्यक्ति को पैसे भी बराबर नहीं मिल रहे, तो वो क्या करेगा? वोट डाल के क्या करेगा? राजनीतिक न्याय का, सभी को वोट देने के अधिकार का वो करेगा क्या? पहले तो घर में रोटी चाहिए, उससे पहले इज्जत चाहिए। समझ रहे हो बात को? इज्जत मिली, रोटी मिली, तब जाके वो वोट देने की सोचेगा। तो बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट सोशल जस्टिस है, उसके बाद आर्थिक जस्टिस है, उसके बाद राजनीतिक जस्टिस है, यानी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इस तरीके से ये एक पिरामिड के बेस है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट सामाजिक, फिर आर्थिक, फिर राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उम्मीद करती हूं आपको समझ आ गया और दिमाग में बैठ गया हो गया कि कितने तरीके के जस्टिस की प्रियम्बल के अंदर बात की गई है। ठीक है, ये हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं। प्लेटो जैसे मैकियावेली मैंने बताया ना, ऐसे ही प्लेटो एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे, पॉलिटिकल थिंकर थे। उन्होंने क्या कहा कि जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक जस्टिस नहीं होगा, तो हमारा ये पूरा राज्य लुटेरा बन जाएगा, यानी बैंड ऑफ रॉबर बन जाएगा, बैंड ऑफ रॉबर बन जाएगा। मैं अपने माइंड में देखो ऐसे लेके चल रही हूं कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा हुआ और मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रही हूं और बिल्कुल हाई लेवल का पढ़ा रही हूं। तुम पॉलिटी के किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आपको क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा, यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये किसकी स्टेटमेंट है, दैट विदाउट जस्टिस सोसाइटी विल बिकम अ बैंड ऑफ रॉबर। विदाउट जस्टिस, न्याय के बिना, विदाउट जस्टिस न्याय के बिना समाज यानी कि सोसाइटी विल बिकम बैंड ऑफ रॉबर, लुटेरों का एक गुट बन जाएगा, लुटेरों का एक समूह बन जाएगा। ये स्टेटमेंट किसकी है आप बताओगे? प्लेटो की ये स्टेटमेंट है। ठीक है, प्लेटो की ये स्टेटमेंट है। और विदाउट जस्टिस सब कुछ जीरो है, जब तक न्याय नहीं है समाज के अंदर तब तक सब कुछ जीरो है। ठीक है, नोट करते चलना, रनिंग हैंड नोट्स बनाते चलना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है इक्वालिटी, समानता। इक्वालिटी किसको कहते हैं? देखो, शाहरुख खान है, SRK है, और यहां पे हम खड़े हैं आम आदमी, यहां पे एक आम आदमी है, हम खड़े हैं, दोनों ही एयरपोर्ट की लाइन पे लगे हुए हैं। शाहरुख खान को क्या करेंगे? जल्दी से भीड़ को हटा के आगे से आगे ले जाएंगे, बिजनेस क्लास में जाके बैठा देंगे। हम पीछे परेशान हो रहे हैं, धक्का मुक्की के अंदर फंसे हुए हैं, यानी शाहरुख खान को स्पेशल प्रिविलेजेस मिल गए, कुछ विशेष अधिकार मिल गया, जबकि वो भी ऐसा ही भारत का नागरिक जैसे हम भारत के नागरिक। फिर हमें वो अधिकार क्यों नहीं मिले? आप कहोगे ये तो इक्वालिटी नहीं है, ये तो असमानता है।
उसको इतना फेवर कर दिया, हमें बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रहे हो, ये तो असमानता है। तो समानता की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी? इट मींस एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। किसी के भी साथ आप विशेष अधिकार नहीं करोगे, इसको कहते हैं इक्वालिटी, इसको कहते हैं इक्वालिटी। अब आप कहोगे कि जब मोदी जी गुजरते हैं कहीं से तो सारी गाड़ियों को हटा दिया जाता है, और वहां पे भी तो इक्वालिटी टूट रही है। बच्चे, वहां इक्वालिटी नहीं टूट रही है। क्यों नहीं टूट रही है? क्योंकि वो राष्ट्र के काम के लिए व्यस्त हैं और राष्ट्र के काम में देरी हो जाएगी, जिससे कहीं समाज के अंदर नुकसान हो सकता है और वो हमारा ही इनडायरेक्टली नुकसान होगा। समझ रहे हो बात को? लेकिन जब इस तरीके से बात आ रही है कि कोई शाहरुख खान है या कोई और ऐसा व्यक्ति है या किसी, मैं कहूँ MP MLA का बेटा है जिसको विशेष अधिकार दे रहे हैं, यानी वो चीज़ तो गलत है ना। वो समाज के लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं, समाज के काम के अंदर बिजी भी नहीं है, और उसके बावजूद आप उनको अलग से अधिकार दे रहे हो। आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी मींस एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति को हम इक्वालिटी कहते हैं। ठीक है, यानी सब लोग बराबर हैं, किसी को भी विशेष ट्रीट ना किया जाए, किसी को भी विशेष अधिकार ना दिया जाए। ठीक है, ये इक्वालिटी था जो हमने समझा। अब प्रियम्बल के फीचर समझते हैं। पहले इनको समझ लो, फिर मैं आपको इन एक एक बारे में डिस्कस करवाऊंगी। फीचर ऑफ प्रियम्बल, प्रियम्बल की विशेषताएं क्या है? सबसे पहली विशेषता है इसकी नॉन जस्टिसिएबल, ये न्यायोचित नहीं है। अभी आप कहोगे नॉन जस्टिसिएबल या जस्टिसिएबल क्या होता है, हमें नहीं पता, मैं बताऊंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये संविधान का भाग है, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये अमेंडेबल है, आप इसमें संशोधन कर सकते हो। इट इज रिटन इन एंड, ये हमारे संविधान पूरा खत्म होने के बाद लास्ट के पेज पे हमारा प्रियम्बल लिखा गया है। इट इज रिटन इन एंड। अगर ये शुरुआत में लिखा होता, तो इसके ऊपर डेट 1946 की होती, क्योंकि 1946 में संविधान बनना शुरू हो गया था। लेकिन इसमें डेट क्या लिखी हुई है? 26 नवंबर 1949, 26 ऑफ नवंबर 1949। इट मीन्स ये लास्ट में शामिल हुआ है। अगर ये शुरुआत में होता तो 1949 की जगह 1946 होता। समझ रहे हो बात को? ठीक है, अब एक एक करके इन शब्दों को समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन जस्टिसिएबल, या न्यायोचित का क्या मतलब है, गैर न्यायोचित का क्या मतलब है, उसको समझते हैं। समझना, दो शब्द हैं, जस्टिसिएबल एंड नॉन जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल एंड नॉन जस्टिसिएबल, क्या कहते हैं इनको हिंदी में? नॉन जस्टिसिएबल। हिंदी में कहा जाता है जस्टिसिएबल को न्यायोचित है, न्यायोचित है, और नॉन जस्टिसिएबल को कहते हैं गैर न्यायोचित या न्यायोचित नहीं है। तोड़ देना, न्याय प्लस उचित, न्यायोचित। जस्टिसिएबल, मैंने कहा फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल एंड प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल। फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही आपके फंडामेंटल राइट आपसे लिए गए, जैसे ही आपके मौलिक अधिकार आपसे छीने गए, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो कि हमसे हमारे फंडामेंटल राइट, हमारे मौलिक अधिकार छीने गए हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जाने की जो प्रोसेस है, इसको कहते हैं जस्टिसिएबल। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, आपको पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऐसे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एक याचिका लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे फंडामेंटल राइट हमसे लिए गए हैं, हमारे मौलिक अधिकार हमसे छीने गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट उसी वक्त आप लोगों को आपके मौलिक अधिकार दिलवाएगा अपनी रिट यानी कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करके। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है, इसका मतलब क्या है? इट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, इट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी कि विधि के द्वारा ये एनफोर्स करवाए जाते हैं, ये आपको दिलवाए जाते हैं कानून की शक्ति का प्रयोग करके। जबकि आप कहो कि प्रियम्बल टूट गया, यानी कि प्रियम्बल पूरा नहीं हो रहा, प्रियम्बल इस कानून से प्रियम्बल को ठेस पहुंच रही है, प्रियम्बल को चोट पहुंच रही है, प्रियम्बल के अगेंस्ट चला गया है ये कानून, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि प्रियम्बल नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब वी कैन नॉट मूव डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में खड़े नहीं हो सकते कि हमारा प्रियम्बल फुलफिल नहीं हो रहा और हम केस लड़ेंगे। समझ गए? ये इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, इट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, इट इज जस्टिसिएबल, इट इज नॉन जस्टिसिएबल। ये क्यों नॉन जस्टिसिएबल बनाया? क्योंकि प्रियम्बल एक आइडिया है,
प्रियम्बल एक आइडिया है, प्रियम्बल किसी की सोच है, प्रियम्बल किसी का विचार है। जवाहरलाल नेहरू का विजन था, जैसे आपका भी विजन होगा ऑफिसर बनना, ऐसे ही नेहरू जी का विजन है। और मैं मेरे विजन को किसी और पे थोप थोड़ ना सकती हूँ। भाई मेरा विजन है, मुझे ऑफिसर बनना है, मैं अपना विचार अपना विजन किसी और पे थोप थोड़ी ना सकती हूँ। तो ऐसे ही आप इसको जबरदस्ती किसी के ऊपर एनफोर्स नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अ विजन ऑफ एनी पर्सनैलिटी। ये किसी इंसान का, किसी व्यक्तित्व की एक सोच है कि हमको ऐसा भारत चाहिए, हमको लिबर्टी चाहिए, हमको जस्टिस चाहिए, हमको इक्वालिटी चाहिए। ये विचार है और विचार किसी पे थोपा नहीं जा सकता। फिर आप कहोगे कि मैडम फंडामेंटल राइट को न्यायोचित क्यों बनाया? क्योंकि फंडामेंटल राइट को जस्टिसेबल बनाने में पैसे नहीं लगते। क्या मतलब हुआ? फंडामेंटल राइट देखो, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, सबको समान ट्रीट करो, सबको काम की समानता है, सबको घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। अब ऐसी बातें करने में क्या किसी के पैसे लग रहे हैं? समाज का पैसा लग रहा है क्या? समाज के रिसोर्सेज लग रहे हैं क्या? फंडामेंटल राइट्स को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए सिर्फ देश के अंदर नीयत अच्छी होनी चाहिए, रिसोर्सेज हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए हमारे रिसोर्सेज नहीं यूज हो रहे थे, तो क्या कहा कि एक तो फंडामेंटल राइट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फंडामेंटल राइट नहीं होंगे तो व्यक्ति जमीन पे रह ही नहीं सकता, भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसको जस्टिसेबल बनाया। दूसरा, इसको पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं थी, सिर्फ विचार, सिर्फ सोच की जरूरत थी, अच्छी नीयत की जरूरत थी। बोले ये तो हम कर ही देंगे और इसको जस्टिसेबल बना दिया। आप देखोगे आगे भविष्य में हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी, वो भी नॉन जस्टिसेबल है, वो भी नॉन जस्टिसेबल है। क्यों? जैसे कि इक्वल वर्क इक्वल वेज, इक्वल वर्क इक्वल वेज, पेंशन का अधिकार, मैटरनिटी लीव का अधिकार, ये सब डीपीएसपी से आ रहे हैं। अब तुम एक बात बताओ, बेरोजगारी भत्ते बांटने में, पेंशन बांटने में देश को पैसा तो चाहिए ना। अब इसको जस्टिसेबल अगर बना देते और किसी को पेंशन ना दे पाता अगर राष्ट्र, भाई इतना पैसा नहीं है कि राष्ट्र पैसा बांट सके, तो दुनिया जाके सुप्रीम कोर्ट में खड़ी ना हो जाती। तो इसलिए क्या देखा कि फंडामेंटल राइट क्यों जस्टिसेबल बनाए गए? क्योंकि यहाँ पे पैसा नहीं, सिर्फ नियत चाहिए। डीपीएसपी में पैसा चाहिए, बोले इसको एनफोर्सिएबल बनाओगे तो बर्बाद हो जाएंगे, इसको एनफोर्सिएबल नहीं बनाया, इसको नॉन जस्टिसेबल रखा। लेकिन प्रियम्बल एक सोच थी, एक विजन था, एक आइडिया था, उसको भी आप किसी पे थोप नहीं सकते। प्रियम्बल को भी नॉन जस्टिसेबल बना दिया, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस के अंदर ये कहा गया, केशवानंद भारती केस के अंदर ये कहा गया कि जो हमारा प्रियम्बल है वो हमारे संविधान का भाग है। इसके ऊपर भी बहुत लंबी बहस हुई और उसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। देखो क्या होता है, अलग अलग केसेस होते हैं। सबसे पहले एक केस हुआ बेरूबरी केस। कौन सा? बेरूबरी केस। 1960 के अंदर ये केस होता है सुप्रीम कोर्ट में। और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रियम्बल संविधान का भाग नहीं है। प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान का भाग नहीं है। नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग नहीं है, ये संविधान से अलग है, इसलिए आप इसमें ना तो बदलाव कर सकते और ना ही इसको संविधान का भाग मान सकते। बेरूबरी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी स्टेटमेंट दे दी। भविष्य में और केस होते हैं, ठीक है। ऐसे ही समय आता है केशवानंद भारती केस का। केशवानंद भारती केस का, और केशवानंद भारती केस कब होता है? 24 अप्रैल 1973 को इसकी जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की। और ये आज तक की सबसे बड़ी बेंच का केस था, यानी कि सबसे ज्यादा जजेस ने मिलके इस केस को सुनाया था। 13 जजेस की बेंच थी, 13 जजेस ने मिलके डिसीजन लिया था 6:7 से। 7 लोग कुछ कह रहे थे, 6 लोग कुछ कह रहे थे, यानी एक वोट से डिसीजन आया। और क्या कहा गया? ये कहा गया दैट प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का भाग है। और क्योंकि ये हमारे संविधान का भाग है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस वजह से इसमें आप अमेंडमेंट भी कर सकते हो, इसमें आप संशोधन भी कर सकते हो, इसमें आप संशोधन भी कर सकते हो, इसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हो। ये डिसीजन कब आ रहा है? 1973 में। और इस डिसीजन के बाद 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट इंदिरा गांधी लेके आती हैं।
और इस अमेंडमेंट से हमारे प्रियम्बल को बदला जाता है, यानी उसमें केवल एक बार संशोधन हुआ है आज तक। कब हुआ है? 1976 में। और 3 वर्ड्स हमारे प्रियम्बल में ऐड कर दिए। पहला वर्ड था सेक्युलर, दूसरा वर्ड था सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद, और तीसरा शब्द था इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता। तीसरा शब्द था इंटीग्रिटी। सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्षता, सोशलिस्ट यानी समाजवाद, और इंटीग्रिटी का मतलब है अखंडता। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी कि आप चाहो तो बदल सकते हो संविधान को, और उसके बाद 1976 में केवल एक ही बार आज तक संविधान बदला गया है। 3 वर्ड्स ऐड किए। कौन कौन से 3, इसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया और साथ साथ में थर्ड भी क्लियर होगा। फोर्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया था। याद रखोगे, हमने प्रियम्बल का आइडिया यूएसए से लिया था। यूएसए ने अपना प्रियम्बल बिल्कुल फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ यूएसए। लेकिन भारत ने उनका आइडिया कॉपी करके हमने सबसे लास्ट पेज पे अपना प्रियम्बल लिखा गया है। ठीक है, यानी भारत का प्रियम्बल बिल्कुल अंत में लिखा हुआ है। अब कुछ और बातें देख लेते हैं। किस केस में ऐसा कहा गया दैट प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल? अब आपको नॉन जस्टिसिएबल का तो मतलब पता ही है, आप सिर्फ केस के नाम याद रखें। किस केस में ऐसा कहा गया कि प्रियम्बल न्यायोचित नहीं है, प्रियम्बल नॉन जस्टिसिएबल है? आप बताओगे, ए.के. गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रियम्बल जो है वो न्यायोचित नहीं है, वो नॉन जस्टिसिएबल है, वो न्यायोचित नहीं है। ठीक है, पूछ लिया जाता है, कभी कभी मैच द कॉलम भी करवा लिया जाता है कि किस केस में क्या बात कही है। उसके बाद बेरूबरी यूनियन केस 1960 का, यहां पे क्या कहा गया? इट वाज द ओनली केस, ये एकमात्र ऐसा केस था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारी जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, वो संविधान का भाग नहीं है। अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, बेरूबरी एकमात्र ऐसा केस था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है प्रियम्बल। ठीक है, फिर तीसरा केस केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये 1973 में होता है। और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हम बेरूबरी वाली बात को मना करते हैं, जो हमने पहले जजमेंट दी थी उसको खारिज करते हैं, उसको रद्द करते हैं। और यहाँ पे ये लिखा गया कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का भाग है, दैट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और क्योंकि वो पार्ट है इसलिए उसमें संशोधन किया जा सकता है, उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। ये तीसरा केस था जो आपको याद रखना है। ए.के. गोपालन केस नॉन जस्टिसिएबल बताता है, बेरूबरी केस नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, केशवानंद भारती केस अमेंडेबल और पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है। ठीक है, उसके बाद किस केस में ऐसा कहा गया? अब देखो, प्रियम्बल को ना कुछ की नोट से, कुछ की वर्ड से जानते हैं जिसके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये कीवर्ड किसने दिया है। तो मैं आपको बता दूं, किसने प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, किसने प्रियम्बल को संविधान की आत्मा कहा है। किसने प्रियम्बल को संविधान की आत्मा कहा है, यानी कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? आप बताओगे, ये केस हुआ था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और उस केस के अंदर जस्टिस हिदायतुल्लाह ने ऐसा कहा कि प्रियम्बल संविधान की आत्मा है, प्रियम्बल इज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहली बात आप ये याद रखोगे, प्रियम्बल को संविधान की आत्मा कहा है। अब यहां पे एक बात याद रखोगे कि बी आर अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है? भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है? बी आर अंबेडकर ने, यानी भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहेब ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, और पूछ लिया जाए कि जस्टिस हिदायतुल्लाह के अनुसार कौन संविधान की आत्मा है? आप बताओगे, प्रियम्बल इज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू जस्टिस हिदायतुल्लाह। अब आपको कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा, आपसे पूछा नहीं गया, ना तो क्वेश्चन में बी आर अंबेडकर लिख रखा, ना ही हिदायतुल्लाह लिख रखा, सिर्फ इतना सा पूछ रखा है, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसीडर्ड एज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का कौन सा हिस्सा संविधान की आत्मा कहलाया गया है? तब आप उत्तर प्रियम्बल ही दोगे। जब तक वो मेंशन ना करें बी आर अंबेडकर के बारे में, आर्टिकल 32 उत्तर नहीं आएगा। दोनों ही नहीं मेंशन कर रखे तो भी आंसर प्रियम्बल आएगा। दोनों में से नाम के अनुसार पूछ लिया तो मैंने आपको बता ही दिया। बी आर अंबेडकर के बारे में पूछे तो आर्टिकल 32 बताओगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहां तक समझा। इसके बाद अगली स्टेटमेंट समझते हैं।
किसने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का कीनोट कहा है, यानी किसने कहा है कि जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो संविधान का मुख्य बिंदु है, वो संविधान का मुख्य बिंदु है। ये बात किसने कही है? ये बात अर्न्स्ट बार्कर ने कही है। किसने कही है? अर्न्स्ट बार्कर ने कही है। किसने संविधान को, किसने प्रस्तावना को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड कहा है? आइडेंटिटी कार्ड बोले तो किसने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है? जैसे हमारा पहचान पत्र होता है ना, हमारी आईडी कार्ड बने होते हैं ना, उसके ऊपर सब कुछ लिखा होता है, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, हमारे बारे में, हमारी क्या पोस्ट है। आइडेंटिटी कार्ड बना होता है, पहचान पत्र बना होता है। तो किसने प्रस्तावना को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड यानी कि पहचान पत्र कहा है? आप कहोगे N.A. पालखीवाला ने। N.A. पालखीवाला ने प्रस्तावना को, संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड कहा है। ठीक है, अगली कीवर्ड प्रस्तावना के बारे में। किसने प्रस्तावना को पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा है, यानी कि राजनीतिक कुंडली कहा है? जैसे कुंडली के अंदर आपका भविष्य लिखा होता है ना, ऐसे ही प्रस्तावना में हमारे संविधान का भविष्य लिखा है कि हमारा संविधान ऐसा ऐसा बनने वाला है, ऐसा ऐसी चीजें हम इंक्लूड करेंगे अपने संविधान में। तो किसने प्रस्तावना को पॉलिटिकल होरोस्कोप, राजनीतिक कुंडली कहा है? आप बताओगे के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के भी मेंबर रहे हैं, के.एम. मुंशी ने संविधान को प्रस्तावना की राजनीतिक कुंडली यानी पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा है। ठीक है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हिदायतुल्लाह। बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को सोल कहा है। कीनोट किसने कहा है? अर्न्स्ट बार्कर ने। पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा है? N.A. पालखीवाला ने। पॉलिटिकल होरोस्कोप, राजनीतिक कुंडली के.एम. मुंशी ने कहा है। ठीक है, इसके बाद किसने संविधान को, किसने प्रस्तावना को, प्रियम्बल को संविधान का गहना कहा है? गहना, कि ये तो ज्वेल सेट है, ज्वेलरी होती है ना, गहना किसने कहा है? आप बताओगे ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का गहना कहा है, यानी ज्वेल सेट कहा है। ठीक है, संविधान का ज्वेल सेट यानी कि गहना ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। तो इतनी बातें हम लोग प्रस्तावना के बारे में पढ़ चुके हैं और ये प्रस्तावना टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।